नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, नमस्कार एमपी कार्यक्रम सजीव फोन इन होता है और हम आपके लिए लेकर आते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक, और सोमवार से लेकर शनिवार तक 12 से 1 हम आपके साथ रहते हैं और कई सारे विषयों पर चर्चा करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा कार्यक्रम सजीव फ़ोन इन है, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से, और जो भी हमारा आज का विषय चर्चा का रहेगा वो नंबर्स हम लगातार टेलीविजन पर दिखा रहे हैं कि, लेकिन जो भी हमारा चर्चा का आज विषय रहेगा हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ें और उस चर्चा का हिस्सा बने, क्योंकि आज का जो विषय जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत खास है। ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम नज़र डालते हैं आज की तिथि पर। विक्रम संवत 2079, माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, दिन है गुरुवार, तारीख है 12 जनवरी 2023। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो कुछ पन्नों को हम पलटते हैं और याद करते हैं आज के दिन क्या कुछ खास हुआ। तो आइए नज़र डालते हैं इतिहास पर। 1701 की अगर आज के दिन बात कर रहे हैं तो नीदरलैंड में ग्रेगोरियल कैलेंडर का अपनाया गया था। 1708 आज ही के दिन शाहू जी को मराठा शासन का ताज पहनाया गया। 12 जनवरी यानी कि आज ही के दिन 1895 में नेशनल ट्रस्ट ब्रिटेन में स्थापित किया गया। 1908 पेरिस स्थित एफिल टावर से पहली बार लंबी दूरी का वायरलेस संदेश भेजा गया। 1948 की अगर बात करेंगे तो महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध अनशन में बैठने का फैसला किया। और 1984 आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के मौके पर हर वर्ष देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की गई। 1997 टाइगर वुड्स ने मर्सिडीज चैंपियनशिप जीती। ये कुछ खास था इतिहास में। आज के दिन यानी कि 12 जनवरी को ये कुछ खास घटनाएं हुई थी जो हमने आपके सामने रखी, और मुझे लगता है कि इन सभी पन्नों को पलटा के वापस से हमने इतिहास को आज दोहराया है। लेकिन अगर हम वापस आज की बात करते हैं तो विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जैसे विचार आज हम रखेंगे भविष्य का निर्माण भी वैसे ही होगा। और हम सब जानते हैं कि आचार्य चाणक्य की नीति तो बहुत काम आती हैं, उनके जो विचार दिए होते हैं वो भी हमारे जीवन में बहुत आगे बढ़ाते हैं। आइए नज़र डालते हैं कि विचार आज हम जो लेकर आपके लिए ले आए हैं आचार्य चाणक्य का, वो क्या है। भूखा पेट, खाली जेब और झूठा प्रेम इंसान को जीवन में बहुत कुछ सिखा देता है। इस बात को अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं और समझते हैं तो मुझे लगता है कि जीवन सफल हो जाएगा। और इसी के साथ में जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, आज के विषय पे जो हम चर्चा करेंगे वो बहुत खास है। वैसे तो हम जानते हैं कि जब भी हम समाज की सेवा की बात करते हैं तो हम इंतज़ार करते हैं कि रिटायरमेंट हो जाए फिर हम समाज सेवा करेंगे, लेकिन दौर बदल गया है। आज के परिप्रेक्ष्य में युवा हैं वो आगे बढ़ चढ़ के आते हैं और समाज की सेवा करते हैं। ऐसे ही दो युवा से आज हम मुलाकात भी करवाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने सीपीएसडी के माध्यम से कैसे समाज की सेवा की है। तो मेंसुरेशन ड्राइव जो आज का हमारा विषय है, सैनिटरी पैड वितरण करना और लोगों तक पहुंचाना है, जिसको हम मेंसुरेशन ड्राइव बोल रहे हैं। सीपीएसडी की टीम वॉलंटियर्स हमारे बीच में युवा वॉलंटियर्स हैं, समाज सेवी हैं, बहुत बड़ी बात है। आइए हम उनसे मुलाकात करवाते हैं। हमारे बीच में है पुष्पेंद्र कुमार प्रजापति और इसी के साथ में हमारे साथ हैं माधवी यादव, जो कि छात्रा भी हैं दोनों और समाज सेवी भी हैं। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। बहुत जान के अच्छा लगा है कि आप दोनों छात्र हो और साथ में आप समाज के लिए इतना कुछ काम कर रहे हो। वैसे तो हमेशा यही होता है कि हम इंतज़ार करते हैं कि रिटायरमेंट हो फिर हम समाज सेवा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपने एक अच्छा उदाहरण पेश किया है और जो आपका कोविड पेशेंट हेल्प डेस्क का जो आपका फाउंडेशन, जो आपका जिसमें आप लगातार काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अब लेकर आए हैं आप मेंसुरेशन ड्राइव, वो बहुत खास है। तो सबसे पहले पुष्पेंद्र मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप एक बॉय हैं। मेंसुरेशन जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह होते हैं और कई बार हम बात ही नहीं करते। जब आप इस ड्राइव से जुड़े तो आपने क्या लक्ष्य लेकर आप जुड़े थे इस ड्राइव से? मैं इस ड्राइव में ये लक्ष्य लेकर जुड़ा था जब मेरे को पीरियड्स एक भी मालूम नहीं था कि पीरियड्स क्या होता है। फिर मेरे को मेंस्ट्रुएशन ड्राइव के बारे में मालूम चला कि ड्राइव से पीरियड्स के बारे में हम जानते हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जो कि एक बॉयज़ से ये कभी बात शेयर नहीं होती। इसलिए हम लोग मेंस्ट्रुएशन ड्राइव करते हैं और बॉयज़ को अवेयरनेस करते हैं, ख़ास करके कि वो गर्ल्स को आकर पीरियड्स पे हेल्प करें और उनको कंफर्टेबल जोन दें। बिल्कुल।
माधवी, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जब भी हम आज भी देखा जाए तो हम जब शॉप पे सैनिटरी पैड्स लेने जाते हैं तो वही काली पॉलीथिन में हमको दिया जाता है। अगर हम कुछ और सामान लेते हैं तो मे बी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, लेकिन आज भी सैनिटरी पैड जब हम लेने जाएंगे तो वही काली पॉलीथिन में हमको छुपा के साइड से दिया जाता है। तो उस जो एक परिकल्पना है उस चीज़ को लेकर लोगों के मन में, आप उसको कैसे देखते हो? मैम, मैं यही बताना चाहूँगी कि ये जो काली पॉलीथीन में छुपा के देने का सैनिटरी पैड्स को रूल है, ये एक तरीके से काफ़ी गलत है, क्योंकि इसमें गलती समाज की भी नहीं है, ना ही लड़कों की, क्योंकि वो पहले से अनएजुकेटेड और अनअवेयर है इस चीज़ से। तो वो लोग उस चीज़ को हाइड करके ही देते, क्योंकि उनके लिए एक शर्मनाक चीज़ होती है पैड्स, बट ये एक बहुत नेचुरल कॉज है गर्ल्स की लाइफ का। पीरियड्स आना एक ब्लेसिंग होती है गर्ल्स के लिए, और इसे समाज से छुपाने की ज़रूरत नहीं। इसके बारे में हम ओपनली सबसे बात कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो, भाई हो, पापा हो, दोस्त हो, कोई भी हो। हमें समाज के सामने खुल के इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए कि हम लोग ब्लेस्ड है कि हमें पीरियड्स आते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और आज हम यहीं पे यही चर्चा करना चाह रहे हैं कि अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो खुल के बात की जाए। जैसे कि यहाँ पे युवा समाज सेवी के तौर पे पुष्पेंद्र और माधवी हैं और बहुत खुल के हमसे बातचीत कर रहे हैं, और उनका जो लक्ष्य है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें। पुष्पेंद्र, मैं अगर आपसे पूछूं कि जब आप इस ड्राइव से जुड़े थे तो आपने तो सोच बताया कि मेरे को अपने उस विचार को, धारणा को चेंज करना था कि मेरे को पीरियड्स के बारे में जो नहीं पता है वो जानूं, लेकिन अब आप लोगों को जागरूक कर रहे हो, तो अब आपको क्या लगता है, क्या वजह आपको लगी कि अब मुझे लोगों को जागरूक करना चाहिए? आप तो एजुकेट हो गए थे, लेकिन लोगों को जागरूक करने के पीछे क्या वजह लगी आपको? लोगों को पीछे जागरूक करने की वजह यही है कि जब किसी गर्ल्स को पीरियड आते हैं तो वो हंसी मजाक उड़ाते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, और ख़ास करके लड़का, ताकि लड़कों को पता नहीं होता कि पीरियड क्या है, और उनको लगता है कि ये सिंपल एक दर्द है जो कि होता है पेट में। तो इसलिए हम उनको बताना चाहते हैं, और ख़ास करके मैं बॉयज़ को जागरूक करना चाहता हूँ ताकि वो आगे आकर अपनी बहन या अपनी फ्रेंड को उनकी हेल्प करें उस कंडीशन में। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अगर माधवी आपसे पूछूं कि अब जो यंग जनरेशन है, क्योंकि हम लोगों को भी तब पता चला था जब हम लोग महामारी शुरू हो गई थी, उससे पहले हमको इसके बारे में नहीं पता था, और आमतौर पे जितने भी लोग मुझे हमारे ही एज के जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि बिल्कुल हमारे साथ भी यही हुआ है। तो लेकिन अब जो नई युवा जनरेशन हमारी आ रही है, नेक्स्ट जनरेशन है, तो आपको क्यों लगता है कि उनको अवेयर करना बहुत ज़रूरी है? मैम, अगर समाज में स्पेशली बॉयज़ के लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर वो एजुकेटेड रहेंगे, समाज हमारा एजुकेटेड रहेगा, तो गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा गुड एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जिसमें वो अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में रख पाएंगी पीरियड्स को लेके। क्योंकि आज के टाइम पे तो काफ़ी कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है, बट अभी भी पुराने टाइम के हिसाब से अगर लोगों को देखा जाए तो लोग जिनको एजुकेशन नहीं होता है वो अभी भी इस चीज़ का मजाक बनाते हैं। रेड स्पॉट का मजाक कभी भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल कॉज है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। बट हाँ, हमें इसे एक्सेप्ट करना है और समाज को भी एक्सेप्ट करवाना है कि ये रियलिटी है, इसे आप एक्सेप्ट करो, इसका ना ही मजाक बनाओ, ना ही इस चीज़ को किसी से हाइड रखो, ना ही किसी इंसान से छुपा के इस चीज़ को किया जाए। ओपनली कह सकते हैं हम, हमें गर्व है कि हमें पीरियड्स आते हैं, क्योंकि हम ब्लेस्ड है इस चीज़ से। और हर एक इंसान को एजुकेट होना चाहिए कि पीरियड्स क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, क्या रीज़न है, या फिर वो उस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं। अगर हम समाज को एजुकेट कर पाएंगे तो गर्ल्स के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा। अगर उन्हें कभी पैड्स की ज़रूरत होगी तो अपने भाई पापा से ओपनली खुल के कह पाएंगे कि पापा मुझे पैड्स की ज़रूरत है, भैया मुझे पैड्स की ज़रूरत है। उन्हें शर्माना नहीं पड़ेगा कभी भी किसी चीज़ के लिए। तो हमारा बस मेन मोटिव यही है कि हम सबको एजुकेट करें ताकि हर चीज़ इक्वली हो, और इस बॉयज़ को ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। बहुत अच्छी बात है कि आप आगे की जनरेशन के बारे में कंफर्टेबल करने की सोच रहे हैं, आप आगे की जनरेशन की जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं। और अगर इस एज में ये ठान लिया जाए कि हमें समाज में परिवर्तन लाना है, तो निश्चित समाज में, समाज की सोच में परिवर्तन ज़रूर आता है। पुष्पेन, जब आपने, अब आप अवेयर कर रहे हो, लेकिन मैं बात करूँ कि जब आपको पहली बार पता चला होगा तो वो कब पता चला और क्या पता चला? पता इन द सेंस कि आपको क्या पता था, बाद में तो आपने डिटेल स्टडी कर ली, लेकिन जब होता है ना कि पीरियड्स के बारे में सुना हमने, या तो कई बार एडवर्टाइजमेंट देखा, तो आपके मन में क्या था कि क्या होते क्या हैं पीरियड्स? एक बार तो मैंने फर्स्ट टाइम तो अपने स्कूल में भी सुना। हाँ। जो अपन बोलते हैं कि मैथ का पीरियड है, साइंस का पीरियड है। हाँ। फिर उसके बाद जब मैं भोपाल आया, फिर मैंने CPHD हेल्थ केयर फाउंडेशन NGO ज्वाइन की। उसके बाद एक सेमिनार था जिसका नाम है मेंस्ट्रुएशन ड्राइव, और ये अनंता स्कूल में था।
तब मैंने वहाँ ये सेमिनार अटेंड किया और वहाँ से मेरे को पीरियड के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं, मिली। जब आपको पता ही नहीं था होता क्या है, तब आपके मन में क्या प्रश्न थे पीरियड्स को लेके, मैं ये जानना चाहती हूँ। मेरे बीइंग अ बॉय आप क्या सोचते थे कि पीरियड्स क्या होते हैं? मैंने बहुत मतलब अपने फ्रेंड लोगों से सुना है पीरियड से सेक्स से रिलेटेड होता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प यहाँ पे बात समझ में आती है कि जिस तरीके से पुष्पेंद्र को पता है कि पीरियड्स का रिलेशनशिप जो है वो सेक्स से होता है, ऐसे ही कई सारे जो युवा मुझे लगता है मेल हैं, बॉयज़ हैं, उनको बहुत सारा मिसकंसेप्शन होता है माहवारी को लेकर। तो अगर मैं अब बोलूँ, अब आपके मन में क्लियर हो गया है जी, हाँ माहवारी क्या होती है? जी जी। अगर मैं माधवी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप भी, क्योंकि स्कूल में आप पढ़े होंगे, तो उस टाइम पे मोस्ट ऐसा देखा जाता है कि जब आपके पीरियड्स आ जाते हैं तो हम चीज़ों को हाइड करते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हम सैनिटरी पैड को छुपा के लेकर जाएं, या कई बार हमें स्कूल में भी एजुकेशन दिया जाता है तो हम डिस्कस नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि वो सोच परिवर्तन जो है वो आपको आगे लेकर गया है इस चीज़ में? यस मैम, ये एग्जैक्टली कि हमें सबकी थिंकिंग को चेंज करना होता है, क्योंकि जब किसी भी लड़की के फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं तो उसके दिमाग में 2-3 चीज़ें आती है। पहला तो ये कि शायद अब मैं मर जाऊंगी या मुझे कुछ हो जाएगा। दूसरा ये कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया है या क्यों हुआ है। तो नॉर्मली जो गर्ल्स होती हैं वो अगर उनके वेजाइना से ब्लीडिंग होगी तो कोई भी उस चीज़ को देख के डर जाएगा, स्पेशली वो इंसान जिसे खुद को पता ना हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इस टाइम पे हमें एक मेंटल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा नीड होती है, एक मेंटल सपोर्ट और एक ऐसा सपोर्ट जिसमें हम हर चीज़ खुल के शेयर कर सके सामने वाले से। और मैम स्कूल टाइम पे तो इतना कुछ शेयर कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे तो हम खुद भी एजुकेट नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पीरियड्स ही नहीं आए थे, और जो हमारे साथ के बॉयज़ थे उन्हें भी एजुकेशन नहीं था। तो जब फर्स्ट टाइम मुझे पीरियड्स आए थे तो मेरे राइट्स मतलब घर पे हुआ था मेरे साथ ऐसा, तो उस टाइम पे भैया एंड पापा इन लोगों ने मुझे हर जगह से डिस्क्रिमिनेट टाइप कर दिया था कि तुम किचन में नहीं जाओगी, तुम पूजा नहीं करोगी, तुम ये नहीं करोगी। तो मतलब उस टाइम पे ना मुझे एक ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी जो मुझे हर जगह से दूर कर दिया। मैंने ऐसा क्या किया या किसको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया जो मेरे घर वाले मुझे हर जगह जाने के लिए मना कर रहे हैं। तो उस टाइम पे एक बहुत बैड इन्वायरमेंट हो गया था मेरे लिए, और मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ था कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो बस एक ये होता है कि इंसान उस टाइम पे मेंटली बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर जाते हैं जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं। तो वो इन्वायरमेंट को एक अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए, गुड नेचर देने के लिए, मेंटल पीस देने के लिए आज के समाज को एजुकेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि कल को अगर किसी लड़की के साथ ऐसा हो तो वो आपसे खुले आम बोल सके कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप मेरी हेल्प करो, और सामने वाला बिना झिझके उस इंसान की हेल्प करे कि हाँ बहन मैं तुम्हें ये चीज़ करके दूंगा। वाह, बहुत अच्छी बात है। और ये बात बहुत अच्छी यहाँ पे माधवी ने बोली कि कई बार ऐसा होता है कि घरों में कई सारे रूल्स होते हैं जिसमें हमें किचन में नहीं जाना होता है, हमें बिस्तर पे नहीं सोना होता है। क्या आप समझते हैं कि ऐसा करने से उस बच्ची के मन पे, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ सकता है? जैसे कि माधवी ने बोला कि उसको बहुत लगा, गिल्ट हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। इन सभी पुरानी धारणाओं को अगर हम बोलें कि ख़त्म करना चाहिए, तो मुझे लगता है यही एक अच्छा अवसर है जब हम ख़त्म कर सकते हैं, और हमें बदलना भी चाहिए, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो हर एक महिला में होती है। शायद तभी हम इस प्रकृति को, इस संसार को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन अगर हम इस दकियानुसी, इस धारणा को लेकर बैठेंगे तो मुझे लगता है हम अपनी ही बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब करते हैं। यहाँ पे पुष्पेंद्र, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि CPSD में जैसे आप लोगों ने मेंस्ट्रुएशन ड्राइव की शुरुआत करी है, कैसे आप लोगों को, मतलब बच्चों को स्पेशली बोलूँगी, कि कैसे स्कूल कॉलेज में जाकर आप उन्हें एजुकेट करते हैं, किस तरीके से प्रोसीजर रहता है? हम तो पहले उनको कंबाइंड बैठाते हैं कि ऐसा नहीं कि बॉयज़ को अलग बैठाएं, गर्ल्स को अलग बैठाएं, क्योंकि ये तो पीरियड्स के बारे में है, ताकि दोनों को इक्वल एजुकेशन मिले। तो फिर सैनिटरी पैड के बारे में बताते हैं, फिर उनसे पूछते हैं और उनसे प्रॉमिस करवाते हैं कि अगर जो आपके साथ ऐसा हो तो आप आगे आकर उन बहन की और अपनी फ्रेंड की हेल्प करना, उनका मजाक मत बनाना या फिर उनके ऊपर हंसना मत। तो जब आप जाते हो इतने भीड़ में, तो आपको ऐसा लगता है कि जो वहाँ पे आज भी जो बॉयज़ हैं जो आपको सुन रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ा हेजिटेशन सा माहौल होता है? वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, हाँ मुझे आज भी माहवारी के बारे में जानना है या उस पर बात करनी है, ऐसा होता है? हाँ मैम, बहुत ही बड़े स्कूलों में, बहुत ही जगह ऐसा हमने एक्सेप्ट करवाया है, और बहुत ही बॉयज़ तो आकर यही बोलते हैं कि हमको आज तक ये नहीं मालूम था कि ये होता क्या है, बट आप लोग इतना अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि आप आज हमको समाज से नहीं, आप लोगों के द्वारा मालूम चला।
बिल्कुल, मैं बदलाव के बारे में ज़रूर आपसे पूछूंगी कि आपने जब से मेंस्ट्रुएशन ड्राइव की शुरुआत की है, तब से और आज में क्या बदलाव हुआ है पुष्पेंद्र, मैं आपसे ज़रूर जानूंगी। लेकिन उससे पहले मैं माधवी आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला कि परिवार ने आपको कुछ टाइम के लिए जब आइसोलेट कर दिया, तो नेचुरल सी बात है, क्या वो प्रोसीजर आज भी चल रहा है कि आप किचन में नहीं आएंगी और बिस्तर पे नहीं बैठेंगी? मैम हाँ, मेरे घर में तो चलता है क्योंकि मेरे घर में जो लोग हैं, मतलब मेरी दादी जो है वो पुराने ख्यालात की हैं। लेकिन जब आप मेंस्ट्रुएशन ड्राइव से जुड़ गए हो, तो क्या आपने उनको एजुकेट करना नहीं शुरू किया? मैम मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पुराने लोगों के नॉर्म्स कुछ अलग ही होते हैं। वो पहले से ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठे रहते हैं कि नहीं, इनके पीरियड्स आए तो ये किचन में नहीं जाएंगी, ये पूजा नहीं करेंगी, ये बिस्तर पे नहीं बैठेंगी, ये खाना नहीं बनाएंगी। अगर इनका बनाया हुआ खाना पापा या भैया ने खा लिया तो कुछ गलत हो जाएगा। ये चीज़ें मेंटली उनके दिमाग में पहले से फिट है। और 80 इयर्स के पर्सन की एज को हम इतनी 80 इयर्स की जो एज होती है उस पर्सन की सोच को हम इतनी आसानी से बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू 80 ईयर्स से उसी चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। और अगर हम इतनी आसानी से उन्हें बदल पाते तो क्या ही बात होती। हम एजेड लोगों को तो एजुकेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, बट आज के टाइम पे जो मेन मोटिव होता है एजुकेशन का, वो हम यंग यूथ को कर सकते हैं। अगर हम यूथ को एजुकेट करेंगे तो वो भी एक टाइम पे ओल्ड एज होंगे, तो उन्हें एजुकेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो ऑलरेडी सब जानते हैं कि हाँ, हमने ये चीज़ पहले सुनी थी। तो आने वाले टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं होंगी। अब तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब जो सिचुएशंस आएगी, जो भी जनरेशन आएगी, उसमें ये सब नहीं होगा। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि जिस तरीके से आपने बेड़ा उठाया है कि नेक्स्ट जनरेशन को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन परिवार का अपने आप में बहुत महत्व होता है, ठीक है ना? जब हम आज बात करते हैं चांद पे जाने की, जब हम बात करते हैं हर महिला पुरुष के बराबर खड़े होकर काम कर रही है, 21वीं सदी की बात करते हैं, जब हम साइंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े जा रहे हैं, जब हम बात करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे बहुत सारी नॉलेज लेते हैं, पर जो लेना चाहिए उसको छोड़कर, जैसे आज हम बात करना पड़ रही है महामारी को लेकर कि लोगों को आज भी जागरूक करना पड़ रहा है, क्या ये वाकई हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जो धारणाएं हमने बना के रखी हैं उसे तोड़ना, उन बेड़ियों से निकलना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि वो महिला कितने कष्ट में होती है जब वो 5 दिन 6 दिन अपने महावारी के समय को निकालती है, और उस समय अगर परिवार सपोर्ट नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि उसके मानसिक स्वास्थ्य पे बहुत असर होता है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, यहाँ तो हम महावारी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें मेनोपॉज, जब महावारी ख़त्म हो जाती है ना, वो भी एक बहुत बड़ा विषय होता है जिस पे बात करनी चाहिए। लेकिन आज का जो हमारा विषय महावारी है, तो पुष्पन मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ कि जब आप ड्राइव से जुड़े होगे तो नेचुरली घर में बताया होगा कि मेंस्ट्रुएशन ड्राइव से मैं जुड़ने जा रहा हूँ, घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का ये रिएक्शन था, मैंने उनको फुल इन्फॉर्मेशन दी, तो उन्होंने उनको भी लगा कि हमको भी बताना चाहिए तुमको, हमने बहुत बड़ी गलती की। और आज मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, जितने भी मेरे भाई बहन हैं तो और मम्मी पापा, जितनी भी फैमिली और समाज है, अपने इस जो ये पीरियड है ना, ये कोई शर्मनाक बात नहीं है। खुल के अपने भाई से या किसी से आके खूब बताओ, ताकि हम आपकी आगे आकर हेल्प कर सकें। और मैंने बहुत जगह देखा है कि लड़कों को बहुत ज़्यादा ही मतलब वो किया जाता है कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं। जब आपने पहली बार लड़कों को बताया नहीं है, छोटे में कुछ सीख दी नहीं है कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, आपने इतना तो बताया, पर पी फॉर पीरियड होता है ये आपने बताया नहीं है, तो हमको मालूम कहाँ से चलेगा? बिल्कुल। और पुष्पेंद्र और माधवी जिस तरीके से यहाँ पे महामारी को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनसे हम और बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि जो उनका विषय है वो लोगों को जागरूक करना है और हम उनसे ज़रूर बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में राजाओं का, रजवाड़ों का जो शहर है वो है ग्वालियर। तो आइए पर्यटन के सेगमेंट में हम आपको लेकर चलते हैं ग्वालियर। मध्य प्रदेश के भौगोलिक किनारे पर स्थित है ग्वालियर। ग्वालियर भव्य और शानदार इमारत। तो हम ग्वालियर में आपको हमने दिखाया राजा महल और इसके साथ में मंदिर और शौर्य स्मारक, कितने खास थे ग्वालियर के। तो यह है मध्य प्रदेश, जी हाँ। इसी के साथ में हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पे पुष्पेंद्र कुमार प्रजापति और माधवी यादव से, जो कि मेंस्ट्रुएशन ड्राइव पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। तो हम फिर से चर्चा आगे बढ़ाते हैं पुष्पेंद्र आपसे। आप, क्योंकि जब आपने बताया कि घर में आपने जब परमिशन ली, आपने बताया, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हमें बताना चाहिए था इन सब चीज़ों के बारे में, महामारी के बारे में, जो हमने नहीं बताया।
अब जब आप मेंस्ट्रुएशन ड्राइव करते हो तो आप क्या फीडबैक लेते हैं? जब आपने एक बार ड्राइव किया उसके बाद फीडबैक लेते हैं? जी हाँ, हम तो लेते हैं। क्या आपको अंतर नज़र आता है कि जब आपने एजुकेट करा, उन्हें अवेयर किया, उसके बाद में क्या आपको लगा कि उनकी जो धारणा थी महामारी को लेके वो बदली है? सिंपली मैम, जब हम मेंस्ट्रुएशन ड्राइव के बाद उनसे फीडबैक लेते हैं तो यही बोलते हैं कि हम मतलब हमें आज तक नहीं किसी ने बताया और आप लोग इस तरह बहुत अच्छा काम कर रहे हो। गर्ल्स को भी मतलब सिंपली समझा रहे हो कि आप वो आके यहाँ बताओ भाई से अपने या फ्रेंड से, ताकि हम उनकी आके हेल्प करें। बहुत ज़रूरी है और रिस्पेक्ट करना चाहिए हर महिला की कि वो कितने ही परेशानी से गुजरती है हर महीने, और अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए ज़िम्मेदार हैं। तो अगर इस तरीके से हर युवा को हम एजुकेट कर देते हैं, अवेयर कर देते हैं, जागरूक कर देते हैं महामारी को लेकर, तो उनकी धारणा जो है वो पूरी तरीके से 360 डिग्री बदल जाएगी। और जो आज भी महिलाएं जो हैं या बोलें गर्ल्स जो हैं, वो कई सारी मुश्किलों का सामना करती हैं, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पे, तो मुझे लगता है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा उनके लिए। तो कैसे आप अवेयर करते हो? आपकी टीम में कौन कौन होता है मैं ज़रूर जानूंगी, लेकिन पुष्पेन, जैसे कि आप 14 ईयर्स के हो, आप खुद 14 साल के होकर आपने इस चीज़ को जाना, और जब आप दूसरे बॉयज़ को एजुकेट करते हो, तो क्या आप जब बॉयज़ से बात करते हो तो वो आपको कुछ बोलते हैं कि आप क्या ड्राइव कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये हमारे लिए नहीं है, ऐसा कुछ आती है बात? नहीं मैम, उससे मैम हम लोग उनसे जाके मतलब सीधे पूछते हैं कि क्या आपने पीरियड के बारे में सुना, तो हंसते हुए बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं कि वो बोलते हैं कौन से पीरियड, जो हमारे स्कूल में होता है। फिर उनको समझाते हैं कि नहीं, जो ये गर्ल्स पीरियड होता है, जो गर्ल्स का एक सर्कल है, वो जो है एक महीने में आता है। तो फिर उनके बारे में जानकारी देते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ये है जी असलियत। बिल्कुल। इसी के साथ में मैं माधवी आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपकी टीम काम करती है, तो कितने लोग आपकी टीम में हैं जो जुड़े हैं, इस ड्राइव में काम कर रहे हैं, और कैसे जाके आप अप्रोच करते हो? क्या स्कूल वाले या कॉलेज में आप जाते हो, स्कूल में जाते हो, वो एक बार में हाँ कर देते हैं, या कुछ उनको लगता है कि ज़रूरत नहीं है इसकी? मैम डेफिनेटली हम किसी भी स्कूल या कॉलेज में जाके पहले परमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे जो जिनसे हमें परमिशन लेनी होती है, वो इस टॉपिक को सुन के ही वो पहले बोल देते हैं कि हाँ बिल्कुल इस चीज़ की नीड है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो एजुकेट हो, आगे बढ़े, हमारे स्कूल के बच्चों को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो। उन्हें तो उनका कहना तो ये होता है कि हमारे हिसाब से तो सीबीएसई या फिर एमपी बोर्ड को इसे सिलेबस में ऐड कर देना चाहिए। ग्रेट। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रहता है कि उनके लिए कि हम उन्हें जाके एजुकेट करते हैं, उनके बच्चे एजुकेट होते हैं, और वो अगर 4 बच्चे एजुकेट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो 4 लोग 4 को और बताएंगे, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके सब एजुकेट हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा मतलब स्कूल कॉलेजेस में होता है कि हाँ ये हमें पढ़ाना होता है, बट कोई इस चीज़ पे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है कि हाँ हमें करना ही है या फिर हमें बच्चों को बताना ही है, क्योंकि आजकल के जो टीचर्स होते हैं वो लोग खुद भी इस चीज़ को ओपनली बात नहीं करते। करेक्ट। और जो चैप्टर होता है, मुझे याद है कि जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात करते हैं, या तो उसको स्किप कर दिया जाता है, या तो कहा जाता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या तो आप घर से पढ़ के आइएगा। तो उस पर अगर हम गौर करें, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, अगर हम दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो उस पर जब हम बहुत फोकसली बताते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंटली हमको एजुकेट करना चाहिए। और अगर हम उसी लेवल पे एजुकेट कर देते, उसी चैप्टर के लेवल पे एजुकेट कर देते, तो शायद ऐसे समाज सेवियों की हमें ज़रूरत नहीं होती कि जो बेड़ा उठाएं, बाहर निकलें और लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करें जो बहुत आम है, जो हम सदियों से उसी पे ही पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, आज हम उसी को एजुकेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है समाज के ऊपर। इसी के साथ में जब हम बात करते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, तो जब आप लोग वहाँ जाते हैं तो किस तरीके से डेमो देते हैं? कि आप डेमो भी देते हैं कि किस तरीके से हमको सैनिटरी पैड का यूज़ करना चाहिए और कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, तो वो किस तरीके से आपका रहता है? मैम उसको मैं ओपनली बताती हूँ सबको, मैं और मेरी टीम के सारे लोग, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, सब लोग ओपनली बताते हैं। इवन पैड को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे स्टिक किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे डिस्कार्ड किया जाता है, एवरीथिंग हम उसे ओपनली ही बताते हैं, ताकि समझ में आए बॉयज़ को कि हाँ ये चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट होती है किसी की लाइफ में। या फिर गर्ल्स को भी, कुछ गर्ल्स ऐसी होती है जिनके फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कैसे यूज़ करना है। तो ओपनली हर चीज़ को ओपनली बताया जाता है, ताकि वो एक डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाए, सबको समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ें होती है और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। करेक्ट।
पुष्पेन, जब हम, मुझे याद है कि हम एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाया करते थे स्कूल के टाइम में, आप लोग भी बनाते ही होंगे। जी। उसमें हम लोग सारा कुछ डालते हैं, ऑइंटमेंट डालते हैं, हम कॉटन गेज डालते हैं, सब कुछ डालते हैं, बैंडेज डालते जी। हैं। सैनिटरी पैड क्यों नहीं? क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस फर्स्ट एड में सैनिटरी पैड डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं एजुकेशन वहीं से शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम उसको डाल तो सकते हैं, पर जो अपनी पीढ़ी चली आ रही है बरसों से, उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो अपन को इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी है। और फिर रही बात, तो जो बॉयज़ होते हैं, अपन उनको सैनिटरी पैड देते हैं तो इतना डरते हैं, कँपाते हैं उसको छूने के लिए। ऐसा क्यों? ओह, ये ऐसा आपने मैंने खुद देखा है? फील किया है और मैंने देखा है अपनी आंखों से। क्या उनके घर में सैनिटरी पैड यूज़ नहीं होता? उनकी दीदी भी तो करती होंगी, उनकी मम्मी भी तो करती होंगी। ऐसा क्यों उनके साथ? ऐसे क्या उससे ये है तो उनको ऐसा करना पड़ता है? बिल्कुल, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि अगर सैनिटरी पैड उनके हाथ में दिया जाए तो कपकपाते हैं। अगर हम उसी बेड़ियों को तोड़ेंगे तभी हमारा समाज जागरूक होगा और हम आगे बढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं ना, इतना आगे बढ़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी हम इन सब बेड़ियों से बंधे होते हैं तो हम आगे नहीं बढ़े होते हैं। हमारी सोच में परिवर्तन आना सबसे इम्पॉर्टेंट है। जब मैं बात करती हूँ आपसे, मेंस्ट्रुएशन ड्राइव इज़ नॉट ओनली कि हम सिर्फ बॉयज़ को एजुकेट करें। अगर मैं गर्ल्स की भी बात करूं तो गर्ल्स को भी जब आप एजुकेट करते होगे तो कई बार आपने देखा होगा आज भी कपड़े का इस्तेमाल किया जाता होगा कई सारे घरों में। तो क्या आप उनको इस चीज़ के लिए भी अवेयर करते हैं कि कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है, दूसरे मेथड्स भी हैं? तो वो कैसे आप बताते हो? मैम वो भी हम लोग ऐसे ओपनली उन्हें हर चीज़ का इमेज दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं कि ये चीज़ें हैं, इनको आप यूज़ करोगे। लाइक पैड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल कप होता है और टैम्पन्स होते हैं। इन चीज़ को भी यूज़ करना बहुत इजी गोइंग रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप कपड़े का यूज़ कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली वॉश्ड नहीं है, प्रॉपरली वो सूखा नहीं है, या फिर प्रॉपरली उसको धूप में नहीं सुखाया आपने, तो आपको डेफिनेटली इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं 110%। तो आज के टाइम पे आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ है जिसको आप यूज़ करके अपने आप को सेफ रख सकते हो, क्लीन इन्वायरमेंट रख सकते हो, अपनी बॉडी को क्लीन रख सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो वेजाइनल इन्फेक्शन है उससे आप बच सकते हो। और ये आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर लड़की को हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, पैड्स के बारे में, मेंस्ट्रुअल कप के बारे में, टैम्पन्स के बारे में। मैम आज भी कुछ लोग ऐसे जिन्हें मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पन्स के बारे में एजुकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी इस चीज़ को देखा नहीं है या यूज़ नहीं किया है। बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने बताया। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम जब आप हम लोग को गांव में बोलते हैं कि लड़का लड़की बराबर हैं, तो जी। उस चीज़ में तो हम लोग दोनों बराबर हैं, पर इसमें क्यों नहीं हमको एजुकेट मेरा देते प्रश्न हैं? अभी वही था आपसे कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो जब वहाँ पे पढ़ने के लिए बोला जाता है कि आप भी बाहर निकलो, लड़के लड़की को बराबर खड़ा कर दिया जाता है, तो इन चीज़ों को लेके क्यों नहीं? तो क्या आपका जो कैंपेन है वो क्या क्षेत्रीय जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी आप लोग करते हो इन सब चीज़ों को? जी मैम, अच्छा, तो वहाँ पे भी आपको लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है बहुत जागरूक ज़्यादा करने की? मैम, बहुत ज़्यादा वहाँ, क्योंकि वहीं से ये सब चला आ रहा है। जो अपनी मैम एक्चुअली ग्रामीण क्षेत्र में हमें इस चीज़ को एजुकेट करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज भी वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी चली आ रही हैं जिसके बारे में लोग बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं। अगर आप किसी गांव में जाके आज भी देखोगे तो वहाँ पे आज भी कपड़े का यूज़ होगा, सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद। क्यों? क्योंकि वो लोग एजुकेटेड नहीं है और प्रॉपरली। उस कपड़े को हम सुखाते इसलिए नहीं है क्योंकि घर में पुरुष हैं और हम उसको वही कमरे में दबे हुए कोने में सुखा देते हैं उस कपड़े को, और उसी का हम इस्तेमाल कर लेते हैं और कई सारी बीमारियों को न्योता भी दे देते हैं। वापस वही आता है कि जब पुरुष नहीं जागरूक होंगे तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों को छुप के ही करना पड़ेगा। और CPSG जिस तरीके से लोगों को जागरूक कर रहा है महामारी को लेके, फिल्म भी इसके ऊपर बनी है, हम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि आप महामारी से आपको छुपना नहीं है, लोगों को जागरूक करना है और आपको भी इसका हिस्सा बनना है। बिल्कुल। और इसी के साथ में मैं मैसेज चाहूँगी पुष्पेंद्र, आप हमारे इस दूरदर्शन के माध्यम से, क्योंकि आप इतना अच्छा काम करें, क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी आज तक मतलब अब तो बताया नहीं है, पर मैं अकेले नहीं मतलब अपनी टीम के साथ लगा हूँ, तो जो कि बॉयज़ अपने फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर में बड़े मम्मी पापा भाई बहन से पूछें, और अगर जो वो नहीं बताते तो उनको बैठकर पूछें कि हमको इसके बारे में बताओ कि पीरियड्स क्या होता है, सेक्स एजुकेशन क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, ताकि उनकी फुल इन्फॉर्मेशन उनके पास जानकारी रहे, ताकि अब आइंदा से ये इस कंडीशन में ना हो गर्ल्स। बिल्कुल। और इस शर्म की बात नहीं है, रिस्पेक्ट की बात है।
जो जनरेट होती है अपने घर की जो महिलाएं होती हैं उनके लिए। आपका सपना क्या है? CPSD जिस तरीके से मेंस्ट्रुएशन ड्राइव कर रहा है, तो क्या मोटिव है? आप कितना मिशन लेके चल रहे हैं? मैम हमारा मिशन यही है कि अगर आने वाले टाइम पे पूरी जनरेशन एजुकेट होती है मेंस्ट्रुएशंस को लेके, पीरियड्स को लेके, प्यूबर्टीज़ को लेके, सेक्स एजुकेशन को लेके, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होगी और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि जब सारी दुनिया पीरियड्स को लेके नॉर्मलाइज हो जाएगी तो हर लड़की खुल के किसी अननोन पर्सन से भी हेल्प मांगने से हिचकिचाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पहले से सब कुछ पता है और वो इंसान उसकी बिना कुछ सोचे समझे हेल्प करेगा, बहन समझ के, दोस्त समझ के, या फिर अपना एक कलीग समझ के, मगर वो उसकी मदद करने के लिए हाथ तो आगे बढ़ाएगा। अगर गर्ल्स नहीं भी बता पा रही है तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो उनके फेस को देख के समझ सकते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं जिनको देख के बॉयज़ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ आज इन्हें शायद ये प्रॉब्लम हो रही है। करेक्ट, बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली माधवी ने कि मूड स्विंग्स होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है उससे पहले एक मूड स्विंग का फेज़ आता है जिसमें कि प्रीक्लेम्सिया कहा जाता है, जिसमें कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, लेकिन हम कई बार उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। हमारे भाई, हमारे पिता ही हमें बोलते हैं कि ये महीने में 4 दिन तो गुस्से में ही रहती है, लेकिन क्या हमने उसके कारण को जाना है? नहीं। इसीलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि माहवारी को जानना बहुत ज़रूरी है और जिस तरीके से CPSD की टीम काम कर रही है और जिस तरीके से यहाँ पर समय निकाल के हमारे बीच में पुष्पेंद्र और माधवी आए हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये विशेष देंगे हम दूरदर्शन की पूरी टीम कि आप जल्दी से जल्दी नेक्स्ट जनरेशन को इस चीज़ के लिए अवेयर कर सकें। यहाँ पे आए समय निकाल के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जो हमने आज बातचीत करी वो बहुत ख़ास थी। महामारी को जानना करीब से बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें नेक्स्ट जनरेशन को भी बचाना है। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगी और मेहमान में हमारे बीच में मौजूद होंगी कथक डांसर जो कि अपर्णा सराठे हैं। और उससे पहले लेकिन जब हम कथक की बात करते हैं तो कथक कहीं ना कहीं हमें फिट रखता है, हमें स्वस्थ रखता है, लेकिन क्या हमारे नमस्कार MP के सेगमेंट के जो फिट रहो सदा है उसमें क्या हम टिप लेकर आए हैं वो जानना ज़रूरी नहीं है? तो आइए हम नज़र डालते हैं फिट रहे सदा पर। प्राणायाम करेंगे। राइट से लेंगे, इनहेल कीजिए, लेफ्ट से निकाल देंगे, वापस लेंगे, सांसों को अंदर लेने से, प्राणायाम करने से आपके प्राणों को नया आयाम मिलता है, आपके मन को गहन विश्राम मिलता है, आपका रक्त संचार संतुलित होता है, आपकी हृदय की गति को रिदम मिलती है, आपकी बॉडी का ब्लड लैक्टेट कम होने लगता है। जितना धीरे, जितना गहरे सांस लेंगे उतना ही अधिक प्रभावी होता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब प्राणों को नया आयाम देना, शरीर के अंदर नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ करके रखेंगे, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, बिल्कुल ढीली छोड़ करके रखें, मन को शांत रखें। बीज मंत्र लेना प्रारंभ करेंगे। ध्यान में जाएं।
धीरे बीज मंत्र को लेना बंद कर देंगे। 1.5 मिनट 2 मिनट का मौन रखेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में मलते हुए धीरे धीरे नेत्रों में लगाएंगे। बहुत आराम के साथ, बहुत ही शांति के साथ। देखा तो हम ध्यान के माध्यम से कितना कुछ पा सकते हैं, और जिस तरीके से मेडिटेशन करके हम अपने मन को, अपने चित्त को बैलेंस कर सकते हैं, जो आज हमने आपको दिखाया था फिटनेस में। इसी के साथ में हमारे मेहमान में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपर्णा सराठे जो कि कथक डांसर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। आपका स्वागत है। नमस्कार एमपी में। और इसी के साथ में जैसे कि हमने आपके बारे में पढ़ा, जाना कि आप कथक डांसर हैं, आपने कब से शुरुआत करी थी कथक की, ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और ये मौका दिया। और बचपन से ही मैं डांस किया करती थी, बट ऐसा नहीं था कि प्योर क्लासिकल कर रही हूँ, या मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं क्या कर रही थी, जो हम शौक में करते हैं टीवी में देखकर ये सब। फिर सीखना चाहती थी, बट मैं होशंगाबाद के पास में जो बाबई है वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो बहुत छोटी जगह है, होशंगाबाद में भी इतना कल्चर का या क्लासिकल डांस फॉर्म का तो इतना नहीं है प्रचलन। सीखने के लिए काफ़ी सर्च किया कि कहाँ सीख सकती हूँ मैं, बट नहीं मिला। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे बचपन ऐसे ही बीत गया कि ठीक है आगे करते हैं। उसके बाद मैंने जब 12th कंप्लीट किया, उस टाइम पर हमारे यहाँ पर इटारसी के पास में पथरौटा है, वहाँ पर एक NGO है भारत कॉलिंग करके, जो अवेयर करते हैं कि हम पढ़ाई में क्या क्या कर सकते हैं और किस किस सेक्टर में जा सकते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि हम डांस से भी एजुकेशन कर सकते हैं। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, और अभी भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सरप्राइजिंग होता है सुनना कि डांस में डिग्री होती है। अच्छा, डांस भी मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसमें डिग्री की जा सकती है। तो वो करने के बाद वहाँ से उन्होंने मुझे बताया कि ग्वालियर में एक यूनिवर्सिटी है जो राजा मानसिंह तोमर है, एक वही एक यूनिवर्सिटी है अभी म्यूज़िक की, जिसमें डांस किया जाता है। उस टाइम पर मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो था नहीं, क्लासिकल का नहीं था। मुझे सिर्फ ये पता था कुछ क्लासिकल होता है, ये भी नहीं पता था कि 8 डांस फॉर्म है क्लासिकल इंडिया की, जिसमें से कथक, भरतनाट्यम, अलग अलग डांस फॉर्म है, डिफरेंस क्या है। तो मुझे भरतनाट्यम काफ़ी ज़्यादा पसंद था, क्योंकि कॉस्ट्यूम जो होता है उसका काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। तो हाँ, और वो देखने को भी काफ़ी हमें मिल जाता है टीवी शोज़ पर या ऐसे। तो मैं चाहती थी कि मैं भरतनाट्यम सीखूं, और बट वहाँ पर जो उस समय सर थे अजय सावने सर, वो सिखाया करते थे कथक। तो जब वो मेरा छोटा सा एक करवा कर देखते हैं वो एडमिशन लेने से पहले कि आप किस उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको डिग्री करना चाहिए कथक से, और मैं डिग्री भरतनाट्यम से करना चाह रही थी। तो फिर स्विच करवाया उन्होंने, सर्टिफिकेट कोर्स भरतनाट्यम का करवा दिया और डिग्री कथक में करवा दी। अब कथक जब करना स्टार्ट किया तो कथक के बारे में कुछ भी नहीं पता, इवन ये भी नहीं पता कि कॉस्ट्यूम कैसी होती है, मैंने कभी नहीं देखा कथक। सीखना स्टार्ट किया, 1 साल 2 साल, तीसरे साल जब फाइनल ईयर में मैं पहुंची, तो काफ़ी ये ऐसा हुआ कि नॉर्मल डांस जो है हमारा हमने सीखा और हम फटाफट करने लगे, इजी होता है। बट क्लासिकल कोई भी डांस फॉर्म हो या म्यूज़िक कुछ भी हो, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए उसे समझने के लिए, एक समझ चाहिए क्लासिकल किसी भी चीज़ को। तो उसमें काफ़ी दिक्कत, मतलब वो एक जद्दोजहद वाला टाइम था कि लय ताल समझ में नहीं आ रही है। इस जद्दोजहद को हम ज़रूर समझेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे एक कॉलर जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू हैं भोपाल से। वो आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रश्न कीजिए प्रदीप जी। आवाज सुनाई दे रही है डॉक्टर सत्या? हाँ जी, बिल्कुल आपकी आवाज़। सॉरी गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू। जी जी, थैंक यू। ये मेरा प्रश्न अपर्णा से है। अपर्णा, मैं ये जानना चाहता हूँ, डांस सीखने के बाद आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? मेरा ये मतलब है कि एक ऑर्डिनरी पर्सन और एक डांसर में क्या फर्क होता है? तो ये प्रश्न है। और दूसरा ये है कि जैसे कि क्लासिकल म्यूजिक में सा रे गा मा पा धा नी सा होता है, उसी तरह से क्लासिकल डांस में
कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स होते हैं या बेसिक स्टेप्स होते हैं जिनको कि याद कर सकता है आदमी या इंस्टेंटली समझ सकता है? बताइए थोड़ा। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और ये प्रश्न मेरा भी था। मैं थोड़ी देर में करने ही वाली थी जो आपने करा है, ज़रूर हम इसको चलिए, ज़रूर हमने कर जानेंगे। दिया, आपकी तरफ से कर दिया मैंने। थैंक यू सो मच प्रदीप जी, हम आपका प्रश्न ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी जो आपका चर्चा चली थी, आपने जो जद्दोजहद की बात की थी उसको हम कंप्लीट करते हैं, फिर इस प्रश्न को लेंगे। जी तो जद्दोजहद इसलिए था क्योंकि एक एटमॉस्फेयर भी होता है हमारा, मतलब क्लासिकल फील्ड में जो लोग पहले से हैं या इससे परिचित हैं, राइट, कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स होते हैं या हमारे फैमिली मेम्बर्स, आसपास माहौल होता है, तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है कि हाँ म्यूज़िक कुछ है, इस तरीके से होता है। बट जब आप कुछ भी नहीं जानते और ऐसे सडन पहुंच जाते हो ऐसी परिवेश में, तो आपको काफ़ी स्ट्रगल करना होता है क्योंकि आपको स्टार्टिंग में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होती है। तो वो जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही होती है और जहाँ बनती है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी जद्दोजहद होता है। तब तक आप कोई भी हो एंजॉय नहीं कर सकते उस चीज़ को क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। बट जैसे ही वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, वो समझ आ जाती है, तो बहुत हम इजीली एंजॉय करते हैं। और अभी इतने टाइम करने के बाद मतलब कथक एक ऐसी चीज़ है जो सर आप बता रहे, अभी पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछा गया कि चलिए हम उसी पे आ जाते हैं। जैसे कि उनका भी प्रश्न है और मेरा भी ये प्रश्न था कि बोलते हैं ना कि जो गायक होता है वो अपने स्ट्रेस को गायकी से निकाल देता है, एक डांसर होता है, तो उस अगर मैं आपको बोलूँ एज अ डांसर, तो आप अपने आप को कैसे अलग महसूस करते हो दूसरों से, क्योंकि हम लोग तो डांसर हैं नहीं, तो हम लोग कैसे आपसे अलग हैं वो भी हम जानना चाहेंगे। ये प्रोसेस मेरा स्टार्ट हुआ था, कहूँगी डांस एक सीखना नॉर्मल, हम सीख रहे हैं, बट जब मैंने कथक केंद्र ज्वाइन किया पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, मुझे ऐसा लगा कि 5 साल सीखना इज़ नॉट इनफ, कि आपने थोड़ा सा सीखा और डिग्री आपके पास है, बट ये चीज़ इतना सीखने में नहीं आने वाली है। वो समझ जब आई कि नहीं ये सफिशिएंट नहीं है, डिग्री के बेस पर जॉब इजीली मिल सकता है कहीं पर भी, पर जब तक वो उस लेवल की आपके पास समझ नहीं है तो आपको आगे भी सिखाना है। तो मेरा जैसे कि एक होता है ना कि उनका भी प्रश्न ये था कि स्ट्रेस को रिलीज करना है ना, कि डांस को सीखने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन जी आता है? मैं वहीं पर जी। आई। तो जब कथक केंद्र में गई, वहाँ से मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस समझ में आया कि एक नॉर्मल डांसर, नॉर्मल इंसान और एक आर्टिस्ट, हाँ। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि सोच का फ़र्क है। क्यों इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पर हर चीज़ की, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में योग भी इंक्लूड होता है, जिससे हम अपने आप को समझ पाते हैं, जितना अच्छा हम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी है, जैसे दूसरे बाकी सबका इंस्ट्रूमेंट कुछ और होता है, हमारा इंस्ट्रूमेंट हमारी बॉडी से ही हम बात करते हैं ऑडियंस से, तो उससे हमें ट्यून करना होता है, वो हम योग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये बात मुझे वहीं जाकर पता चली और योग ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि जैसे मेरा रिलेशन अपनी बॉडी के साथ, अपनी आत्मा के साथ हुआ, वो मेरे परफॉर्मेंस में दिखने लगा। परफॉर्मेंस जो हम गुरुजी कहते हैं, जो योग वाले गुरुजी, कि आप डांस कर रहे हैं या एक्टिंग कर रहे हैं, डांस करने की बहुत डिफरेंस है। एक उसमें घुस के काम करना और ऊपर से एक्ट करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बिल्कुल। अगर जैसे कि मैं कुछ भाव की बात करती हूँ, कुछ भाव मैंने सुने हैं कि कथक में होते हैं, वो क्या होते हैं, आप कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे? ओके, हाँ, भाव तो इन जनरल जो फील कर रहे हैं हम, वो भाव है, इमोशंस हैं, बट हम उसे इस स्पेसिफिक दिखाते हैं बिल्कुल क्लियर करके कि यहाँ पर ऐसा भाव है। और डांस को करते समय हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक टेक्निकल पोर्शन होता है जिसमें हम सिर्फ नृत्य पक्ष कर रहे होते हैं मूवमेंट्स के थ्रू, एंड सेकेंड होता है हमारा भाव पक्ष, जिसमें हम एक्सप्रेशन वाला पार्ट कर रहे होते हैं। तो जो हमारा टेक्निकल पोर्शन होता है, इसमें हम इतना ज़्यादा एक्सप्रेशन वाला काम नहीं करते हैं, नॉर्मल जो हम डांस करते हैं वही करते हैं। बट जो भाव पक्ष है उसमें हम हर तरीके से भाव दिखाते हैं, जैसे कि एक शब्द बताती हूँ आपको, मतलब 2 शब्द हैं, शब्द वही हैं बट भाव से कैसे हम उसे चेंज कर देते हैं। बिल्कुल बताइए। हाँ। है ना, तो शब्द है मोहे छेड़ो ना। हाँ। तो यहाँ से
कहा हमने मोहे छेड़ो ना, ये एक्सप्रेशन है फर्स्ट। देन सेकेंड एक्सप्रेशन है, शब्द वही है, मोहे छेड़ो ना। तो वो एक्सप्रेशन से हमने बात, शब्द वही है एक में आपने गुस्सा दिखाया और एक में अपने शर्म से आपने हाँ, बोला। कि वो बात वही है कि नहीं मुझे नहीं छेड़ना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, कि क्यों नहीं छेड़ो, छेड़ो ना। तो शब्द वही हैं, बट भाव से हम चीज़ें हर फील मतलब जो एक्सप्रेस करने की चीज़ें बदल सकते सबसे हैं। ज़्यादा होता है, क्योंकि शब्द नहीं होते हैं तो भाव ही होते हैं जो हर आर्ट का जो आपका डांस का फॉर्मेशन है वो उसको बता सके कि आप गुस्सा कर रहे हो, आप खुश हो, या आप उनको शर्मा रहे हो। तो जब शब्द नहीं है तो आपके भाव ही सारा कुछ वहाँ पे खेल करते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूँ कि आपने जब ये चुना कि मुझे डांस में जाना है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि जनरली पेरेंट्स का सोचना होता है हमारे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं और सेट हो जाएं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो जब आपने ये बात रखी और आपको उस लाइन में देखा तो घर वाले क्या रिएक्ट किए थे? ओके, हाँ घर वाले, क्योंकि 12th तक तो मैंने मैथ सब्जेक्ट था मेरा, तो घर वाले चाहते थे या तो इंजीनियरिंग कर लो या बीएससी कर लो, क्या ज़रूरत है डांस करने की। मम्मी फुल सपोर्ट में थी, बट मेरा जो विदिशा में कॉलेज इंजीनियरिंग उसमें भी हो गया था, तो पापा चाहते थे मैं इंजीनियर ही बनूं। बट उस समय फिर मैंने थोड़ा समझाया कि मैं करना चाहती हूँ, मुझे आप थोड़ा मौका दें, तो फिर उनके सपोर्ट से मैं गई। आपके घर में भी कोई है डांसिंग? नहीं, कोई भी नहीं है। आप पहली हैं जो अपने आप को आपने स्थापित किया एज अ डांसर। जी बिल्कुल। जब भी हम कहते हैं ना हम कुछ सीखते हैं तो अपने जीवन में गुरु ज़रूर बनाते हैं। बिना गुरु के हम ना आगे बढ़ सकते हैं और ना कुछ सीख सकते हैं। तो क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, हर एक आर्टिस्ट के जीवन में गुरु ज़रूर होता है। आपके जीवन में गुरु कौन है? जी, हम जितनी भी ट्रेनिंग लेते हैं हमारे सारे ही, मतलब मैं तो अपना बताना चाहूँगी कि मुझे अगर बचपन से जो ट्रेनिंग मिली है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके अलावा मेरे जो स्कूल टीचर हैं, वो भी हर किसी से जो मैंने सीखा हुआ है वो अभी तक मैं अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में। मैं ग्रेजुएशन में मैंने जो मेन सीखा था डॉक्टर अंजना झा जी से सीखा हुआ था, जो कथक नृत्य की जयपुर घराने से बिलोंग करती हैं। उसके बाद मैंने जो दिल्ली में कथक केंद्र में मैं सीख रही थी, तो जयकिशन महाराज जी से मैंने वहाँ पर उन्होंने सीखा। उसके अलावा जो मैं योग की बात कर रही थी, क्योंकि कथक में जैसे हमें बता दिया गया कि इस मूवमेंट को ऐसे करना है, वो हमें बताया, या ये फील करना है ये भी बता दिया गया कि आपको ये फील करना, बट उस फील को एक्चुअल में कैसे करना है वो योग के थ्रू मेरा कनेक्शन बन पाया। तो जो हमारे योग वाले गुरुजी हैं अमित गुरुजी, वहीं कथक केंद्र में ही हैं वो भी, तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो हेल्पफुल रहा कि कनेक्शन बनाना। और बिल्कुल। तो आपने बहुत सारी जगह पे परफॉर्मेंस भी दी होंगी, वो भी हम जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया और क्या क्या अवार्ड्स आपको मिले? ओके, परफॉर्मेंसेस तो काफ़ी जहाँ पर भी मैं रही हूँ, जैसे ग्रेजुएशन किया था जब ग्वालियर में थी तो ग्वालियर में कई परफॉर्मेंसेस हुए, बनारस में थी तब वहाँ हुए, दिल्ली में भी कई परफॉर्मेंसेस हुए। उनमें से मैं मेन जो है एक स्टार सिंगर टीवी शो पर जो गई थी मैं वहाँ का, और एक एशियन अवार्ड्स, ये बड़े परफॉर्मेंसेस है। उसके अलावा घाट संध्या वगैरह जो बनारस में होता था, उसके अलावा जो दिल्ली में हमारा हुआ हिंदी पर्व पर, या फिर अभी सारांश कर रिसेंटली मई में हुआ था परफॉर्मेंस, तो ये परफॉर्मेंस हुए। इसके अलावा अवार्ड्स में बैचलर डिग्री जो मेरी है उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ में जिस तरीके से आपने अपने पैशन को, अपने शौक़ को अपने प्रोफेशन में तब्दील किया और बखूबी आप उसको निभा रही हैं, आप ऊंचाइयों पे जा रही हैं और बहुत नाम आप रोशन कर रही हैं। इसी की तरह बहुत सारे युवा जो हमको अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी इंटरेस्ट होगा इस फील्ड में, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? कैसे वो अपना करियर का चुनाव करें और कैसे घर वाले उनको सपोर्ट करें, वो हम चाहेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट है उसे थोड़ा सा कल्चर को लेकर भी अवेयर होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझसे किया गया था क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब आपका नज़रिया बदल जाता है तो आप एक सोच में काफ़ी ऊपर निकल जाते हैं, आप दूसरी तरीके से देख रहे होते हैं पूरी ही दुनिया को। तो एक
ऑब्जर्व जो हम करते हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाता है नॉर्मल लेमेन के कंपैरिजन में। जी। तो ये अगर ट्रेनिंग अगर मुझे ही अगर बचपन से मिल पाती, तो अगर स्कूल्स में ये सब्जेक्ट हो जाए, हाँ। कंपलसरी भी हो जाए कि बिल्कुल। एक सब्जेक्ट हो, तो बच्चे स्टार्टिंग से समझ पाएंगे, बिल्कुल। एक अंडरस्टैंडिंग इसी बना के साथ पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि स्कूल एजुकेशन अगर हमें मिल जाती है तो बहुत ज़रूरी होता है वहाँ से हमें टर्न लेने का। और इसी के साथ में आप यहाँ पर आए हमारे साथ में अपर्णा सराठे जो कि कथक डांसर हैं, बहुत अच्छा नाम रोशन कर रही हैं। दूरदर्शन की टीम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती है, आगे आप ऐसे ही हमारे देश का नाम करते रहे। यहाँ पे समय निकाल कर है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ अपर्णा सराठे थी जिनसे हमने आज बातचीत करी हमारे मेहमान के सेगमेंट में। और इसी के साथ में चलते चलते मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब जान रहे हैं कि ठंड जो है वो बहुत अपनी डिग्री को कम करता जा रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में बुज़ुर्ग और बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो बुज़ुर्ग सुबह सुबह वॉक पे जाते हैं उनको 8 बजे के बाद, यानी कि जैसे ही सूरज की रोशनी पड़े उसके बाद ही निकलना चाहिए, क्योंकि धमनियाँ जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और इसके साथ में हार्ट अटैक और पैरालिसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो जब भी आप बाहर निकलें 8 बजे तक ही निकलें, जब धूप आ जाए, और साथ में अपने आप को कवर करके ज़रूर जाएं ताकि अपने आप को स्वस्थ रख सकें। इसी के साथ में नमस्कार एमपी में आज हमने बहुत सारी जानकारी आपको दी। हम फिर मिलेंगे नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।